दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान प्रसार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल में जीके के 25 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके 13/8/2021 की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर हल कराऊंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मात्रक देख लेते हैं। दोस्तों विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये सभी दोस्तों आपको मात्रक याद रखने हैं। आपके पेपर में इन्हीं मात्रकों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इनको दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों क्या कह रहा है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड राज्य को केंद्र सरकार ने अशांत क्षेत्र घोषित कर लिया है। तो दोस्तों अब नागालैंड के बारे में थोड़ी हम जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है दोस्तों, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। इसका दोस्तों नागालैंड का उपनाम क्या है? पूर्व का स्विट्जरलैंड इसको बोला जाता है। नागालैंड राज्य को दर्जा कब दिया गया? 1 दिसंबर 1963 को। इस नागालैंड में कितने जिले हैं? तो दोस्तों 16 जिले हैं। नागालैंड के राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? नेफ्यूरियो है। विधानसभा की सीटें दोस्तों 60 हैं। राज्यसभा और लोकसभा की सीटें 1-1 हैं। उच्च न्यायालय दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजकमल झा ने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। किस पुस्तक के लिए जीता है? ये पुस्तक दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, द सिटी एंड द सी के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? तो दोस्तों हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक में से राम प्रसाद बिस्मिल थे। दोस्तों एक्चुअली इसकी स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल और भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ने थी, लेकिन इसमें लाला हरदयाल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ये सहयोगी थे राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। भारत की एक प्रमुख HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका गठन हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, बंगाल के कुछ क्रांतिकारी नेताओं द्वारा 1924 कानपुर में किया गया था। इसकी स्थापना में लाला हरदयाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? लाला हरदयाल की। बाद में इसे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, तो दोस्तों ये 3 नाम आपको मोस्टली इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो इस संगठन में एज अ सहयोगी रूप में इसमें शामिल थे। लेकिन अब इन तीनों में से कोई नाम ऑप्शन में नहीं है, तो आपको राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया, तो आपको उसके नियरेस्ट आपको ऑप्शन लगाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया और इसका आगे नाम बदल कर क्या रख दिया दोस्तों, ध्यान रखना ये नाम भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, नाम चेंज कर क्या किया गया था। तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इस संगठन ने 1924 से 1931 तक लगभग 8 वर्षों तक पूरे भारत में अपना दबदबा बनाकर रखा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा
उन्हें ठंडा अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संवाहन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से 2021 का पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है। 2021 का पद्म विभूषण विजेता दोस्तों सुदर्शन साहू को दिया गया था। दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में इनकी घोषणा कर दी गई, तो इनको विषय में आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 2022 को पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें पद्म भूषण 4 लोगों को दिए गए, पद्म भूषण 17 लोगों को दिए गए और पद्म श्री 107 लोगों को दिए गए हैं। इनको आपको ध्यान रखना। दूसरी जो 4 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए, ये महत्व इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रभा आत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए। अब दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। कौन कौन? राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों इनसे कभी कभी पूछ लिया जाता है ये किस सेक्टर से जुड़े हैं। तो प्रभा आत्रे ये किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो ये कला के क्षेत्र से जुड़ी हैं। कभी कभी इनका स्थान भी पूछ लिया तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। राधेश्याम खेमका, ये इनको दोस्तों कला एवं शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, ये यूपी से जुड़े हैं। जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा के लिए, सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया और ये उत्तराखंड से संबंधित है। कल्याण सिंह ये यूपी राज्य से संबंधित है और इनको किसके लिए? पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो दोस्तों मोरारजी देसाई की जगह लेने वाले थे चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। इनका पूरा नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने मोरारजी देसाई की जगह ली थी। अब दोस्तों मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में क्या हुआ तो उसको थोड़ा विषय में डिटेल में जान लेते हैं। भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री 1977 से 79 तक रहे थे। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1991 में, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान 1990 से सम्मानित किया गया था। मतलब इनको दोस्तों भारत रत्न 1991 में मिला था और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान 1990 में दिया गया था। एकमात्र ये भारतीय ऐसे हैं जिनको दोनों सम्मान प्राप्त हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों इसमें जनरली हम लोग कभी कभी क्या गलती कर लेते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और लास्ट वाली ये असत्य वाली चीज़ें जल्दबाजी में हमसे छूट जाती हैं। तो कभी भी आप जब एग्जाम में बैठे हैं तो दोस्तों आपको सावधानी पूर्वक पूरा क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से समझकर ही करना है, क्योंकि देखिए लास्ट में हमसे क्या पूछा? असत्य बात हमको बतानी है। तो अब ऑप्शन दोस्तों हम पढ़ेंगे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है, बिल्कुल लिखी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये दोस्तों ये असत्य बात है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किस सन में की गई? तो 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय संस्थान स्थापित किए गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 4। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इनको इम्पोर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। माइकोलॉजी को कवकों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है और सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पीएम वाणी। पीएम वाणी के बारे में थोड़ा दोस्तों हम जान लेते हैं। पीएम वाणी योजना
पीएम वाणी योजना, जिसके माध्यम से नागरिकों वाईफाई की सुविधा पहुंचाई जाएगी। सरकार 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। नागरिकों को वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरह के पैसे या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। यह एक स्कीम है दोस्तों। पीएम वाणी के तहत क्या किया जाएगा, 1 करोड़ डाटा सेंटर सरकार खोलेगी, जिसके माध्यम से नागरिकों को वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा। इसका कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा दोस्तों। ये एक योजना है जो सरकार ने शुरू कर दी है। अब ये कब तक इम्प्लीमेंट होती है, कब तक आपके पास पहुंचती है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश गुर्दे किडनी की संरचना और कार्यात्मक इकाई है। तो दोस्तों नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं इकाई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किताब उल हिंद का लेखक थे जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। तो दोस्तों ये कौन थे, अल-बर्नी थे। अल-बर्नी ने अपनी किताब उल हिंद की रचना की थी। अरबी में वर्णित यह पुस्तक एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून आदि के विषय पर विस्तारपूर्ण चर्चा की गई। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभाजित है। अल-बर्नी ने इसको लिखा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए AB डिविलियर्स ने IPL 2020 खेला था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रॉयल चैलेंज बेंगलोर के लिए। दोस्तों अब यहाँ पर IPL की बात की तो IPL की थोड़ी जानकारी के लिए IPL अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इस पर प्रशासक कौन करता है, तो BCCI द्वारा यह इस पर प्रशासक किया जाता है। पहला टूर्नामेंट 2008 में खेला गया था। इसमें टीमों की संख्या 2022 में कितनी टीमें हो गई, अब 10 टीमें हो गई। पहले 8 टीमें थीं। कौन कौन सी 2 टीमें जुड़ी हैं, लखनऊ और गुजरात की 2 टीमें जुड़ी गई। विजेता टीम 2022 में किसने IPL जीता, तो गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन, तो हार्दिक पांड्या हैं। उप विजेता टीम कौन सी थी दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स थी। इसके कप्तान कौन थे, संजू सैमसन। ऑरेंज कप विजेता कौन है, जॉस बटलर। पर्पल कप विजेता कौन है, युजवेंद्र चहल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमेश शर्मा को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब डैश नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये पातालपुरी साहिब किस नदी के, सतलज नदी के तट पर स्थित है। सतलज नदी के तट पर कौन कौन से दोस्तों स्थित हैं वो देख लेते हैं। फिरोजपुर पंजाब, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का शहर, ये भी सतलज नदी के तट पर स्थित हैं। गंगा नदी के तट पर कौन कौन से, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। यमुना नदी के तट पर आगरा, दिल्ली और मथुरा स्थित हैं। मूसी नदी पर हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, कहाँ पर स्थित है, तो मूसी नदी पर स्थित। गोमती नदी पर लखनऊ स्थित है। झेलम नदी पर श्रीनगर स्थित है। नर्मदा नदी पर MP का जबलपुर स्थित है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। खेतड़ी दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है। खेतड़ी में किसके, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। हम क्योझर की बात करें दोस्तों, क्योझर की ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। क्योझर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्योझर दोस्तों मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला खिताब किसने जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब जीता था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव घाटी में मनाया गया था। तो ये दोस्तों नुब्रा घाटी में मनाया गया था। अब दोस्तों कुछ घाटियां हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों
उत्तराखंड की घाटियाँ कौन कौन सी हैं? तो फूलों की घाटी, धर्मा घाटी और शोर घाटी, ये आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। लद्दाख में कौन कौन सी घाटियाँ हैं दोस्तों? ये आपको ध्यान रखनी है। मारखा घाटी और नुब्रा घाटी, ये लद्दाख में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबा घाटी, कुल्लू घाटी। ये दोस्तों कुल्लू घाटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई। कुल्लू घाटी और सांगला घाटी, ये सभी घाटियाँ कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आपको साथ साथ में इस ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इनको ध्यान रखना है। ये कभी कभी आपके जैसे ये नुब्रा घाटी पूछ ली गई, इसी तरीके से ये घाटियाँ भी पूछी जा सकती हैं आने वाले एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हमसे दोस्तों कह रहा है? बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है। अब कर्नाटक के कुछ अभ्यारण्य देख लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक राज्य के इम्पोर्टेंट जो है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, शरावती अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य। असम में दोस्तों कौन कौन से? काजीरंगा अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर के कैबिल लामझाओ नेशनल पार्क, ये लोकटक झील में है, इसी को तैरता हुआ अभ्यारण्य भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या डैश वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली की विशिष्ट लेन देन पहचान में किया जाता है। तो ये कोड दोस्तों कितने अंकों का होता है? तो 22 अंकों का कोड होता है दोस्तों। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका क्या काम होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है दूसरे के खाते में पैसे भेजने का यह सबसे सुविधाजनक माध्यम है। आरबीआई ने आरटीजीएस की अधिकतम सीमा पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। इस प्रक्रिया में अलग अलग बैंक अलग अलग शुल्क वसूलते हैं। जो भी आपके बैंक हैं वो अलग अलग शुल्क वसूलते हैं, लेकिन आरबीआई की तरफ से इस पर कोई सीमा प्रतिबंध नहीं किया गया। आरटीजीएस के जरिए 2 से 5 लाख रुपए तक के ट्रांसफ़र पर औसतन 30 रुपये का चार्ज लगता है। 5 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर 55 रुपये वसूले जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा आरटीजीएस क्या है। ये एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आपको योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसे भंग करने की घोषणा कर दी थी तथा जनवरी 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का मतलब क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना दोस्तों हमसे पूछी जाएगी तो, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष मैंने अभी बताया था पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। 1932 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब दोस्तों आयोजित किया गया? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1925 में दोस्तों क्या हुआ था? तो विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। और साथ ही साथ दोस्तों 1925 में भारतीय राष्ट्रीय का अधिवेशन कानपुर में हुआ था जिसमें प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1941 में दोस्तों क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने भारत को छोड़ दिया था। 1939 में सुभाष चंद्र जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो दोस्तों रैखिक बीमा के समान किसकी होती है? आवेग की। तो दोस्तों हमको पता होनी चाहिए आवेग की बीमा क्या होती है। आवेग की बीमा होती है दोस्तों MLT⁻⁻1। दोस्तों कार्य और ऊर्जा और कार्य की बीमा एक होती, तो कार्य और ऊर्जा की बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों? ML⁻2T⁻²। दोस्तों प्रतिबल की अगर हम बीमा की बात करें तो प्रतिबल बीमा की बीमा क्या होती है? ML⁻1 T⁻²।
ये दोस्तों आपको बीमारियां आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नगर शहर नहीं है। पश्चिमी तट, अब आपको दोस्तों पश्चिमी तट है जो भारत के 6 राज्यों में स्थित है। गोपालपुर ये जो दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। गोपालपुर दोस्तों किस किस शहर में पड़ता है, तो गोपालपुर उड़ीसा में पड़ता है। चूंकि दोस्तों सूरत दोस्तों गुजरात में पड़ता है। कारावार और मंगलोर ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक के शहर हैं। भारत के 6 राज्यों में ये भारत के जो 6 राज्य हैं कौन कौन से दोस्तों, जहाँ पर ये पश्चिमी तट का विकास हुआ है। ये हमारी पश्चिमी तट कुछ इस तरीके से है दोस्तों। इसमें 6 राज्य कौन कौन सा, एक गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जिनमें पश्चिमी तट का विकास हुआ है। तो हमसे पूछा गया पश्चिमी तट की तट पर स्थित शहर नहीं है, तो गोपालपुर जो कि कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा दोस्तों इधर पड़ेगा, तो ये गोपालपुर इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन। इस दोस्तों ये इंग्लिश में है, तो दोस्तों आप थोड़ा प्रयास करिएगा समझने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टू मैटर्स ऑफ लॉ एंड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन इन्वेस्टिगेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फोरेंसिक साइंस। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।